हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे एक नए क्लास में। आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 12 में। हमारा टॉपिक है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। ये हमारा पोइट का सेकंड चैप्टर है। इससे पिछले क्लास में हम आपको फर्स्ट चैप्टर बता चुके हैं, माई मदर एट 66 के बारे में। तो देखिए, इसके राइटर हैं स्टीफन स्पेंडर। इनकी देखिए हमने डेट ऑफ बर्थ भी लिख दी है। 1909 में इनका जन्म हुआ था और 1995 में इनकी मृत्यु हुई थी। हमने यहाँ पर लिख दिया है। हो सकता है ये एग्जाम उसमें ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ लिया जाए कि स्टीफन स्पेंडर यानी कि जो एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम के जो राइटर हैं हमारे, उनका बर्थ आपसे पूछ लिया जाए किस सन में हुआ था, तो इसलिए हमने यहाँ पर इनकी सन लिख दी है। इसलिए आपको सन भी याद होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर चैप्टर है एन एलिमेंट्री स्कूल। एलिमेंट्री का मतलब होता है प्राथमिक। क्या होता है एलिमेंट्री का स्कूल? एलिमेंट्री का मतलब क्या होता है? प्राथमिक। यानी जो प्राथमिक स्कूल है। क्लासरूम का मतलब जो हमारा क्लासरूम होता है, और स्लम का मतलब होता है गंदी बस्ती। स्लम का मतलब क्या होता है? गंदी बस्ती। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है चैप्टर का नेम में कि जो गंदी बस्ती में जो प्राथमिक स्कूल है उसके क्लासरूम के बारे में यहाँ पर बताया गया है। यानी जो गंदी बस्ती में हमारे प्राथमिक स्कूलों के जो क्लासरूम होते थे उनकी कंडीशंस कैसी थी उसके बारे में यहाँ पर बताया। उस टाइम पे जैसे जो गंदी बस्ती में स्कूल होते हैं वहाँ पर इतने अच्छे नहीं होते, वहाँ की कंडीशंस बहुत ज़्यादा बुरी होती है। वहाँ पर मतलब जो वहाँ की कंडीशन है वो एक तरीके से कहा जाए बहुत ज़्यादा बुरी होती है। तो पोइट जो यहाँ पर है स्टीफन स्पेंडर, ये कहते हैं मतलब उनकी जो गंदी बस्ती में जो भी कंडीशंस होती हैं उसके बारे में बताते हैं और अपील करते हैं गवर्नर से कि यहाँ की जो एजुकेशन है वो अच्छे स्तर पर किया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो सेंट्रल आइडिया है उसके बारे में आपको बताते हैं तो आपको इस और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखिए जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, दिस पोयम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम इज कंपोज्ड बाय स्टीफन स्पेंडर। यानी इसका मतलब है ये जो पोयम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, ये कहाँ से लिया गया है? स्टीफन स्पेंडर द्वारा लिखा गया है, कंपोज किया गया है। किसके द्वारा? स्टीफन स्पेंडर के द्वारा। आप अगर अपना इंप्रेशन अच्छा दिखाना चाह रहे हैं एग्जामिनर को, तो ये जो हमारा चैप्टर का नेम है, चैप्टर का नेम जो है इसको ब्लैक पेन से लिखिए और जो राइटर का नेम है इसको ब्लैक पेन से लिखिए। आपका इंप्रेशन अच्छा दिखेगा एग्जामिनर को। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है, इन दिस पोयम पोइट स्टीफन स्पेंडर हैज़ प्रेजेंटेड अ पिक्चर ऑफ क्लासरूम इन अ स्लम। इसका मतलब क्या है? इन दिस पोयम का मतलब इस पोयम में पोइट स्टीफन स्पेंडर यानी जो कवि है हमारे स्टीफन स्पेंडर हैज़ रिप्रेजेंटेड, इसका मतलब ये दर्शा रहे हैं या दिखा रहे हैं या प्रेजेंट कर रहे हैं अ पिक्चर ऑफ क्लासरूम इन अ स्लम। यानी जो गंदी बस्ती में जो क्लासरूम है उस पिक्चर को यानी उसकी तस्वीर को प्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखिए इतना हमने आपको बता दिया है। अब आगे देखिए क्या लिखा है, ड्यू टू द पोवर्टी ऑफ द चिल्ड्रन कंडीशंस आर वेरी मिसेबल। यानी ड्यू टू द पोवर्टी का मतलब होता है गरीबी, यानी गरीबी के कारण जो वहाँ के बच्चे हैं उनकी कंडीशन यानी जो स्थिति है आर वेरी मिसरेबल का मतलब दयनीय, यानी कि जो उनकी वहाँ पर इतनी ज़्यादा अच्छी कंडीशंस नहीं है। तो यहाँ पर उस गरीबी के कारण वहाँ के जो बच्चे हैं उनकी स्थिति कैसी होगी? बहुत ज़्यादा दयनीय है। देयर पेल फेसेस एक्सप्रेस देयर सैडनेस, यानी जो उनके जो फेस थे यानी जो उनके चेहरे थे उन बच्चों के वो पीले थे। ये एक्सप्रेस कर रहे हैं उनके दुख को। सैडनेस का मतलब दुख, यानी जो उनके जो पीले फेसेस थे उनके दुख को एक्सप्रेस कर रहे हैं यानी दिखा रहे हैं। आगे देखिए क्या है, पोइट ऑल्सो डिफाइन सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटीज। यहाँ पर देखिए सोशल इनजस्टिस का मतलब सोशल यानी समाज, और इनजस्टिस का मतलब होता है अन्याय, यानी जो सामाजिक अन्याय, और क्लास इनइक्वालिटी यानी जो क्लास है कक्षा, इनइक्वालिटीज़ का मतलब होता है असमानता, यानी जो कक्षा में असमानताएं हैं, और जो सोशल इनजस्टिस है यानी कि जो सामाजिक अन्याय और क्लास की जो असमानता है वो पोइट इसको क्या कर रहा है? डिफाइन कर रहा है। अब देखिए आगे क्या है, स्टीफन स्पेंडर मच वरीड फॉर दिस चिल्ड्रन। यहाँ पर स्टीफन स्पेंडर जो है वो बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं बच्चों के लिए। वरीड का मतलब होता है दुखी होना, तो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं। हु लिव इन अ स्लम, यानी कि जो वहाँ के जो स्लम के गंदी बस्ती में जो बच्चे रहते हैं उन बच्चों के लिए दुखी हो रहे हैं। पोइट अपील टू गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर टू मेक द लाइफ ऑफ स्लम चिल्ड्रन बेटर।
यहाँ पर देखिए पोइट अपील टू गवर्नर, यानी जो पोइट है स्टीवन स्पेंडर वो अपील कर रहा है गवर्नर से, इंस्पेक्टर से ये अपील कर रहा है कि जो स्लम चिल्ड्रन है यानी जो गंदी बस्ती में जो बच्चे रह रहे हैं उनकी लाइफ को बेटर बनाया जाए। किसके थ्रू? एजुकेशन के थ्रू। क्यों? बिकॉज यानी क्योंकि एजुकेशन इज़ द बेस्ट पॉलिसी, यानी एजुकेशन जो है, शिक्षा है, वो बेस्ट पॉलिसी है। इसलिए जो स्लम चिल्ड्रन हैं यानी कि जो गंदी बस्ती में जो बच्चे रह रहे हैं उनकी लाइफ को एजुकेशन के थ्रू बेटर बनाया जाए। अब आगे देखिए क्या है, बाय विच इट विल रिमूव सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटी, यानी कि अगर हम उन बच्चों को एजुकेशन के थ्रू उनकी लाइफ को बेटर बनाएंगे तो जो सोशल इनजस्टिस है, हमारे जो समाज में अन्याय हो रहा है उनके साथ, और जो क्लास में इनइक्वालिटी है यानी कि जो उनकी कक्षा में असमानताएं हैं वो रिमूव यानी कि दूर हो सकेंगी। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर स्लम चिल्ड्रन यानी कि जो गंदी बस्ती में लोग बच्चे रह रहे हैं, अगर उनको एजुकेशन अच्छी उनको मिलेगी तो जो समाज में अन्याय उनके साथ हो रहा है और जो क्लास में उनकी इनइक्वालिटी यानी जो असमानताएं हैं उनको हम रिमूव कर सकते हैं। तो स्टैंजा है पहला, फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसेस। अब यहाँ पर किन बच्चों की बात हो रही है? चिल्ड्रंस का मतलब क्या होता है? बच्चे। यहाँ पर किन बच्चों की बात हो रही है? जो एलिमेंट्री स्कूल में हैं, स्लम चिल्ड्रंस हैं, यहाँ पर जो झुग्गी झोपड़ियों में बच्चे रह रहे हैं, या कहे तो जो गंदी बस्ती में बच्चे रह रहे हैं, उनके बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो पोइटेस पोइट जो है यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं? यहाँ पे पोइट कौन है इस चैप्टर के? स्टीफन स्पेंडर। तो स्टीफन स्पेंडर क्या कह रहे हैं? फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स। अब यहाँ पर देखिए फार का मतलब क्या होता है? फार फार यानी दूर दूर, फार फार यानी कि दूर दूर, फ्रॉम गस्टी वेव्स। गस्टी के देखिए गस्टी का मतलब क्या होता है? जो तेज वायु के झोंके आते हैं, जैसे कि जब हवा चलती है तो झोंके आते हैं, तो गस्टी का मतलब वही होता है जो हवा के तेज से झोंके आते हैं। और वेव्स का मतलब होता है तरंगे या लहरें। अब लहरें कहाँ आती हैं? लहरें कहाँ आती हैं? समुद्र में आती हैं या आती हैं नदी में। तो समुद्र और नदी की लहरों की यहाँ पर बात कही गई है। यहाँ पर इस पंक्ति में ये कहा गया है कि जो चिल्ड्रन की जो स्कूल है, जो एलिमेंट्री स्कूल है, वो कहाँ बनाए गए हैं? जो वहाँ पर जो स्कूल है वो समुद्र के पास बहुत तेज से झोंके आ रहे हैं हवा के, उनसे बहुत दूर बनाए गए हैं। तो पूरी लाइन का हमने अर्थ आपको बता दिया है। क्या है? जो बच्चों के एलिमेंट्री स्कूल यानी जो प्राथमिक स्कूल है, यानी झुग्गियों झोपड़ी के जो बच्चों के स्कूल हैं वो कहाँ बनाए गए हैं? समुद्र या नदी, आप जो भी कहें, समुद्र या नदी में जो लहरें आती हैं, लहरें जो आती हैं उनमें जो हवा के तेज झोंकों के साथ बहुत दूर दूर स्थित यानी दूर दूर बनाए गए हैं। अब आगे देखिए नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, लाइक रूटलेस वीड। यहाँ पर देखिए दीज चिल्ड्रंस फेसेस लाइक रूटलेस वीड्स। यहाँ पर जो पॉइंट है वो क्या कह रहे हैं? दीज चिल्ड्रन फेसेस का मतलब क्या होता है? चेहरे, यानी जो बच्चों के चेहरे हैं वो कैसे लग रहे हैं? लाइक का मतलब क्या होता है? की तरह। रूटलेस, रूट का मतलब देखिए होता है जड़, और लेस का मतलब विहीन, यानी जड़ विहीन का मतलब होता है जिसमें जड़ ना हो। जड़े ना हो तो क्या कहेंगे? जड़ विहीन। वीड्स का मतलब होता है खरपतवार, यानी जो खरपतवार, जो बच्चों के चेहरे हैं वो किसके समान लग रहे हैं? रूटलेस वीड्स के समान लग रहे हैं, अर्थात जड़ विहीन खरपतवार के समान लग रहे हैं। अब देखिए अगर कोई ट्री है, ट्री की अगर हम उस ट्री की जड़ें निकाल लें, वो ट्री कैसा हो जाता है? बिल्कुल सूख जाएगा। वो ट्री कैसा हो जाएगा? बिल्कुल मर जाएगा। जो बच्चों के चेहरे हैं वो किसके समान लग रहे हैं? रूटलेस वीड्स के समान लग रहे हैं, यानी कि जड़ विहीन खरपतवार के समान। अभी हमने आपको बता दिया जड़ विहीन का मतलब यानी जिसमें जड़ें नहीं होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर इस लाइन में यही कहा गया, जो बच्चों के चेहरे हैं किसके समान लग रहे हैं? रूटलेस वीड्स के समान लग रहे हैं। अब आगे देखिए क्या है, द हेयर टोन राउंड देयर पैलर। पैलर का मतलब देखिए होता है पेल फेसेस, यानी जो पीले फेसेस होते हैं उनको हम बोलते हैं पैलर। तो पैलर का मतलब आप लिख लीजिए क्या होता है? पीले चेहरे। पैलर का मतलब पीले चेहरे। हेयर का मतलब होता है बाल, और राउंड का मतलब होता है घूमे हुए। तो जो बच्चों के चेहरे हैं, देखिए पहली बात तो यहाँ पर पोइट ने ये कह दी कि इनकी तुलना कर दी है रूटलेस वीड्स से। अब देखिए यहाँ पर दो चीज़ें, यहाँ पर देखिए लाइक आया है शब्द, किस लाइन में बताइए कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? तो आपको पता होना चाहिए, जहाँ पर लाइक, एज या एस डैश डैश शोन इस टाइप से आता है तो वहाँ पर सिंपली ही होता है।
यहाँ पर देखिए हमने इसलिए आपको बता दिया है क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि इस लाइन में बताइए कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। तो आपको पता होना चाहिए जहाँ पर लाइक क्या आता है, या एज डैश डैश एज आता है, या सून आता है, इस टाइप से जब वर्ड्स आते हैं, जब कंपैरिजन होता है वर्डों का, यानी जब तुलना करी जाती है, तो हम सिमली बोलते हैं वहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच में। तो ये तो बात की बात रही, यहाँ पर हम केवल स्टैंजा के बारे में बता रहे हैं, केवल हमने यहाँ पर आपको नॉलेज के लिए बता दिया कि यहाँ पर सिमली फिगर ऑफ स्पीच होगी। यहाँ पर देखिए आगे हम आपको बता रहे थे कि द हेयर टोन राउंड देयर पैलर। तो यहाँ पर पैलर का मतलब हमने आपको बता दिया पीले चेहरे। तो पहली लाइन यहाँ पर पोइटर ने ये कह दी है कि जो बच्चों के चेहरे हैं वो रूटलेस वीड्स के समान है, यानी जड़ विहीन खरपतवार के समान हैं। और फिर बाद में ये पोइट ये कह रहे हैं जो बच्चों के फेसेस हैं वो कैसे हैं, पीले हैं, और बाल कैसे हैं, घूमे हुए हैं। घूमे हुए का मतलब उनके जो बाल हैं वो बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं। कैसे हैं, उलझे हुए हैं। अभी देखिए जो करंट टाइम पे जो बच्चे हैं जब स्कूल जाते हैं बिल्कुल अच्छे से बन ठन के जाते हैं, जैसे कि उनके बाल अच्छी तरीके से कड़े हुए होते हैं, अच्छी तरीके से उनकी ड्रेस होती है, और वो उनके मतलब सब कुछ प्रॉपर तरीके से होता है। लेकिन जो स्लम चिल्ड्रंस हैं, जो गंदी बस्ती में लोग रह रहे हैं, जो बच्चे रह रहे हैं, झुग्गी झोपड़ियों में जो बच्चे रह रहे हैं, वहाँ पर देखिए उनके पास जो वहाँ पर पैसे की कमी बहुत है। उनके पास ना मतलब खाने की बहुत कमी है, खाने के वहाँ पर लाले पड़े हुए हैं। तो जो बच्चे हैं तो वहाँ पर उन बच्चों के बाल कैसे हुए हैं, घूमे हुए हैं, बहुत गंदी तरीके से रह रहे हैं, तभी बहुत ज़्यादा गंदी तरीके से रह रहे हैं। तभी हमने देखी सेंट्रल आइडिया में आपको लाइन में बताई थी कि क्लास इनइक्वालिटीज़, बहुत असमानताएँ हैं कि उनके। अब आगे देखिए ये दो लाइनें तो हमने आपको बता दी, अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि इन दो लाइनों में पोइट क्या कहना चाह रहे हैं। अब देखिए थर्ड लाइन में हमारा है द टॉल गर्ल विद हर वीड डाउन हेड। अब देखिए यहाँ पर टॉल का मतलब होता है लंबी, टॉल का मतलब क्या होता है, लंबी, और गर्ल का मतलब होता है लड़की। यहाँ पर एक लंबी लड़की के बारे में भी बताया गया है, लंबी लड़की। विद हर वीड डाउन हेड, हेड का मतलब होता है सर, और वीड डाउन का मतलब क्या होता है, नीचे झुकाना, मतलब निराशा से नीचे झुकाना। तो यहाँ पर जो टॉल गर्ल है, जो लंबी लड़की है, वो सर झुकाए निराशा के साथ। विद हर यानी विद का मतलब होता है के साथ, निराशा के साथ अपने सर को झुकाई हुई है। अब आगे देखिए द पेपर सीमिंग बॉय विद रेड्स आइज। अब देखिए यहाँ पर द पेपर सीमिंग बॉय, पेपर का मतलब क्या होता है, कागज। यहाँ पर लड़के को देखिए कैसे कहा गया, लड़के का नाम कैसे दिया गया, द पेपर सीमिंग बॉय। पेपर के समान, पेपर कैसा होता है, बहुत ज़्यादा पतला होता है। तो लड़के को कैसे, लड़के की तुलना यहाँ पर देखिए पेपर से कर दी गई है। जो लड़का है बहुत ज़्यादा दुबला पतला है, बहुत ज़्यादा दुबला पतला है। जब उसको देखिए वहाँ पर खाना नहीं मिलेगा तो बच्चे का पोषण नहीं अच्छा होगा, तो बच्चा कैसा होगा, पतला होगा। तो वही यहाँ पर पॉइंट कह रहे हैं, जो बच्चा है, जो लड़का है यहाँ पर, वो पेपर सीमिंग यानी कि उस बच्चे की बहुत ज़्यादा दुबला पतला है, इसलिए यहाँ पर बच्चे को कह दिया गया है द पेपर सीमिंग बॉय। बच्चे को क्या कह दिया गया है, द पेपर सीमिंग बॉय। क्यों कह दिया गया है, क्योंकि उसको खाने पीने को कुछ नहीं मिलता है, मतलब बहुत कम मिलता है, इस कारण वो बहुत ज़्यादा दुबला पतला है, उसका पोषण अच्छी तरीके से नहीं हो पा रहा है। तो बहुत ज़्यादा क्या है, वो दुबला पतला है, इसलिए यहाँ पर कह दिया गया है द पेपर सीमिंग बॉय, यानी जो बहुत ज़्यादा दुबला पतला लड़का है। विथ रेड्स आइज, उसकी आंखें कैसी हैं, चूहे की आंखें। उसकी आंखें कैसी हैं, चूहे की। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस लड़के को चूहे की आंखों से क्यों कंपेयर कर दिया गया है, मतलब लड़के की आंखों को चूहे की आंखें क्यों कह दिया गया है। यहाँ पर देखिए चूहे की आंखें क्या होती है, वो हर जगह खाना ढूंढती हैं। चूहे की आंखें क्या होती है, हर जगह खाना ढूंढती हैं। और यहाँ पर जो बच्चा है, जो लड़का है, वो भी यही सोचता है कि कहीं से हमको खाना मिल जाए, क्योंकि चूंकि यहाँ पर उसको खाना इतना अच्छा नहीं मिल पाता है, इसलिए वो जहाँ बस वो इतना ही सोचता है कि कहीं पर से जिधर खाना दिखे वहाँ पर हम ले लें, यानी उसको खाने के लिए ढूंढना पड़ता है, मतलब हर जगह वो खाना खोजता रहता है। इसलिए उस बॉय को रेड आइज से कंपेयर यहाँ पर किया गया है। अब आगे देखिए द स्टंटेड अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स रिसाइटिंग अ फादर्स गैनरेट डिसीज। अब यहाँ पर देखिए स्टंटेड का मतलब क्या होता है, स्टंटेड का मतलब होता है अविकसित। अविकसित का मतलब जिसका विकास ना हुआ हो। अनलकी का मतलब होता है दुर्भाग्यशाली। हेयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी। ट्विस्टेड का मतलब होता है मरोड़ी गई। बोन्स का मतलब होता है हड्डियाँ।
और फादर्स गैनलेट का मतलब देखिए, गैनलेट का मतलब क्या होता है, गैनलेट का मतलब होता है गठिया, और डिसीज का मतलब होता है कोई बीमारी या रोग। देखिए जितने भी हम आपको मीनिंग बता रहे हैं वो लिखते चलिए, आपके काम आएगा। आप इन वर्ड्स की मीनिंग लिखेंगे तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगी जो हम हिंदी आपको बताना चाह रहे हैं। यहाँ पर जो पॉइंट है वो ये कह रहे हैं कि जो बच्चे हैं बहुत ज़्यादा अविकसित हैं। यहाँ पर जो बच्चे हैं बहुत ज़्यादा क्या है, अविकसित। अविकसित का मतलब जिनका विकास ना हुआ, उनका विकास हुआ नहीं है, बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यशाली हैं। और उन बच्चों को जो हड्डियां हैं वो बहुत ज़्यादा मरोड़ी हुई हैं हड्डियां, और उनको ये बीमारी किनसे मिली है, उनके फादर से मिली। उनकी बीमारी किससे मिली है, उनके फादर से मिली है। फादर यानी कि पिता से उनको ये बीमारी मिली है। पर देखिए साफ साफ कह रहा है पॉइंट कि द स्टंटेड अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स रिसाइटिंग अ फादर्स गैनलेट डिसीज। यहाँ पर देखिए हेयर का मतलब अभी हमने आपको बताया उत्तराधिकारी। जो बच्चों को उत्तराधिकार के रूप में क्या मिला है, क्या मिला है, रोग मिले। क्या मिले, रोग मिले हैं उनके फादर से। वैसे उत्तराधिकारी जैसे अच्छे बच्चे हो, जो अच्छे घर के बच्चे होते हैं उनको उत्तराधिकार के रूप में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर दिक्कतें हैं फाइनेंशियली, तो फाइनेंशियली दिक्कत है तो यहाँ पर बच्चों को उत्तराधिकार के रूप में क्या मिला है, बीमारियाँ मिली हैं, डिसीज़ मिली हैं। और कौन सी, गठिया रोग। कौन सा रोग मिला है यहाँ पर, गठिया रोग मिला है। यहाँ पर देखिए लिखा है अ फादर्स गैनलेट डिसीज, क्या मिला है, अपने पिता से गठिया रोग मिला है। अब आगे देखिए क्या लिखा है, आगे लिखा है हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क। हिज लेसन यानी अपना पाठ, फ्रॉम हिज डेस्क यानी डेस्क पर। यहाँ पर जो यहाँ पर किसी बच्चे की बात करी गई है, वो बच्चा क्या है, अपनी डेस्क पर बैठा हुआ है यानी अपनी सीट पर बैठा हुआ है और अपना पाठ पढ़ रहा है। एट बैक ऑफ द डिम क्लास, एट बैक ऑफ द डिम क्लास। अब यहाँ पर डिम का मतलब होता है धुंधला। डिम का मतलब क्या होता है, धुंधला, या जहाँ पर रोशनी ना, अच्छी तरीके से रोशनी ना आ रही हो, धुंधलापन हो, तो उसको बोलेंगे डिम। क्लास का मतलब क्या होता है, कक्षा। यहाँ पर जो पॉइंट है वो ये कह रहे हैं जो बच्चा है वो अपना पाठ डेस्क पर बैठकर याद कर रहा है यानी पढ़ रहा है अपना। और जो पीछे सीट पड़ी हुई है, पीछे सीट पड़ी है उस पर एक क्लास में एक बच्चा बैठा हुआ है जहाँ पर अच्छे से रोशनी नहीं आ रही है, वहाँ पर एक बच्चा क्या है, बैठा हुआ है। फिर आगे देखिए वन अननोटेड। अननोटेड का मतलब होता है जिस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आपने सुना होगा नोटिस। नोटिस का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ पर ध्यान देना। लेकिन यहाँ पर क्या, अननोटेड। अननोटेड का मतलब उस बच्चे पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। अननोटेड का अर्थ क्या होता है, ध्यान ना देना, या अगर हम शुद्ध हिंदी में बताएं तो उपेक्षित। तो लिखा है वन अननोटेड स्वीट एंड यंग। यहाँ पर जो पॉइंट है वही कह रहे हैं जो पीछे क्लास में जहाँ पर अच्छी तरीके से रोशनी नहीं आ रही यानी धुंधले क्लास में जो बच्चा है वो पीछे बैठा हुआ, यानी एट बैक लिखा है यानी पीछे की ओर बैठा हुआ है। वन अननोटेड यानी जिस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और वो बच्चा कैसा है, स्वीट यानी कि बहुत ज़्यादा मीठा है। और यंग का मतलब होता है जवान। लेकिन यहाँ पर यंग के लिए हम जवान नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, एक छोटे बच्चे की बात हो रही है क्योंकि यहाँ पर एलिमेंट्री स्कूल है। तो एलिमेंट्री यानी प्राथमिक स्कूलों में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो केवल यहाँ पर छोटे बच्चों की बात हो रही है। तो जो छोटा बच्चा है वो अंधेरे क्लास में पीछे बैठा हुआ है और उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और वो बच्चा कैसा है, बहुत ज़्यादा मीठा यानी कि बहुत ज़्यादा छोटा है और स्वीट है। अब आगे देखिए क्या है, हिज आइज लीव इन आ ड्रीम यानी जो उसकी आंखें हैं, ड्रीम का मतलब क्या होता है, सपना। तो उसकी जो आंखें हैं वो सपने में खोई हुई हैं। ऑफ स्क्वायरल गेम इन ट्री रूम। स्क्वायरल का मतलब होता है गिलहरी, गेम का मतलब होता है खेल। तो गिलहरियों के खेल में उसकी आंखें खोई हुई हैं इन ट्री रूम। ट्री रूम का मतलब होता है, आपने देखा होगा जो पेड़ होते हैं उसे बीच बीच में होल टाइप के होते हैं जिसमें जो गिलहरियाँ होती हैं वो बैठी होती हैं, अपना गेम खेलते हैं, कुछ भी करती हैं, उनका वो घर होता है। तो यहाँ पर जो बच्चा है उसकी जो वो अपनी आँखों से क्या देख रहा है, सपना देख रहा है। सपने में क्या देख रहा है, स्क्वायरल्स गेम यानी गिलहरियों का गेम देख रहा है। वो भी किसमें, ट्री रूम में। कहाँ देख रहा है, ट्री रूम में, यानी कि जो पेड़ में जो उनका खोखला है उसमें जो स्क्वायरल्स बैठी हुई हैं अपना गेम खेल रही हैं, उसको वो देख रहा है सपने में। वो जो बच्चा है वो आंखों से अपने सपने में क्या देख रहा है, स्क्वायरल्स गेम यानी गिलहरियों का खेल देख रहा है। आगे क्या कह रहा है, आगे देखिए लाइन लिखी हुई है अदर्स देन दिस। अदर्स देन दिस का मतलब क्या होता है,
इन कक्षा से हटकर, यानी जो कक्षा है उनकी, वहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा है, बच्चे बहुत ज़्यादा अविकसित हैं, दुर्भाग्यशाली हैं, उनको उत्तराधिकार के रूप में बीमारियाँ मिली हुई हैं, वहाँ पर के जो बच्चे हैं उनके बच्चे को फेसेस कैसे पीले हैं। लेकिन एक बच्चा ऐसा है जो पीछे बैठा हुआ है, बैक बेंच पर, पीछे क्लास में बैठा हुआ है, जहाँ पर अच्छे से प्रकाश नहीं आ रहा है, रोशनी नहीं आ रही है, धुंधलापन है, वहाँ पर उस बच्चे पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो वो बच्चा क्या है, इस क्लास से हटकर एक ड्रीम में है। ड्रीम का मतलब क्या होता है, सपने में है। सपने में क्या वो देख रहा है, अपनी आंखों से एक स्क्वायरल गेम को देख रहा है। स्क्वायरल गेम यानी कि गिलहरियों के खेल को देख रहा है। तो आशा करते हैं कि आपको पूरा स्टैंजे की हिंदी समझ में आई होगी। देखिए, एक वर्ड टू वर्ड की हमने आपको हिंदी एक्सप्लेन कर दी है। अब चलिए इसके हम क्वेश्चंस आपको बता देते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ द अनलकी हेयर। अनलकी का मतलब अभी हमने आपको बताया, दुर्भाग्यशाली। यहाँ पर कौन दुर्भाग्यशाली है, द थिन बॉय इज़ द अनलकी हेयर। यहाँ पर कौन दुर्भाग्यशाली है, एक जो थिन बॉय है, यानी थिन लड़का जो है वो दुर्भाग्यशाली है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट विल ही इनहेरिट। यहाँ पर इनहेरिट का मतलब होता है उत्तराधिकार। देखिए, ऊपर जो हमने हेयर लिखा था उसका मतलब भी उत्तराधिकार ही होता है, इनहेरिट का मतलब भी उत्तराधिकार ही होता है। अभी हमने आपको बताया उन बच्चों को उत्तराधिकार के रूप में क्या मिला था, बीमारियां मिली थी। तो वही यहाँ पर लिख दिया है, ही विल इनहेरिट डिसीज। डिसीज का मतलब होता है बीमारियां, उनको उत्तराधिकार के रूप में क्या मिली हैं, बीमारियां मिली हैं उन बच्चों को। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, हु इज सिटिंग एट द बैक ऑफ द डिम क्लास। अब यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, सिटिंग का मतलब होता है बैठना, हु का मतलब कौन, बैक का मतलब पीछे, डिम क्लास का मतलब जो धुंधला क्लास है। धुंधले क्लास में पीछे कौन बैठा हुआ है। अभी हमने आपको बताया एक बच्चा बैठा हुआ जिस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। तो उसी बच्चे के देखिए हमने आंसर में लिख दिया है कि अ स्वीट एंड यंग बॉय इज अ सिटिंग एट द बैक ऑफ द डिम क्लास। एक स्वीट सा यंग सा बच्चा है, वो पीछे बैठा हुआ है डिम क्लास में, यानी धुंधले क्लास में बैठा हुआ है। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Why does the poet compares the children's faces to rootless weeds? यहाँ पर जो पोइट ने, यहाँ पोइट क्या कह रहे हैं, जो पोइट ने चिल्ड्रंस फेसेस यानी बच्चों के चेहरे को रूटलेस वीड्स यानी जो जड़ विहीन खरपतवार है उससे क्यों कंपेयर कर दिया गया है, क्यों तुलना कर दी गई है। तो देखिए आंसर, द चिल्ड्रंस फेसेस आर compared to rootless weeds because they are insecure about their future। यहाँ पर जो पोइट हैं उन्होंने बच्चों के फेस को रूटलेस वीड से इसलिए कंपेयर कर दिया गया है, बिकॉज यानी कि क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं अबाउट देयर फ्यूचर। अबाउट माने के बारे में, फ्यूचर माने भविष्य, यानी उन बच्चों को कुछ पता ही नहीं है कि वो अपने फ्यूचर में क्या करेंगे। इनसिक्योर माने उनको कुछ पता नहीं है कि वो अपने भविष्य में क्या करेंगे, उनको कुछ भी ये नहीं नॉलेज है कि आगे क्या करना है, क्या पढ़ाई करनी है, कुछ भी उनको नहीं पता है। इसलिए बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं अपने फ्यूचर के लिए यानी भविष्य के लिए। इसलिए पोइट ने उन बच्चों के फेसेस को रूटलेस वीड्स से कंपेयर कर दिया। यहाँ पर देखिए हमने आपको कितने क्वेश्चन बताए, स्टैंजा में हमने आपको 4 क्वेश्चन बताए, लेकिन 4 क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में नहीं आते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है, अभी हमने आपको क्लास के स्टार्टिंग में ही हमने आपको बता दिया था स्टैंजा से केवल 3 क्वेश्चन आते हैं और 3 क्वेश्चन जो होगा वो 2-2 नंबर के होंगे। यानी जो स्टैंजा है वो टोटल कितने नंबर का आएगा हमारा, 6 नंबर का आएगा, जिसमें 3 क्वेश्चन होंगे 2-2 नंबर के। तो देखिए हमने आपको ये चौथा क्वेश्चन देखिए हमने आपको इसलिए बता दिया, आपको नॉलेज के लिए केवल आपको बता दिया कि क्या है। वैसे अगर बाई चांस अगर ये क्वेश्चन नहीं भी आते हैं स्टैंजा की, हमने आपको एक वर्ड टू वर्ड हिंदी बता दी है। कोई भी क्वेश्चन आए आप उसका आंसर अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। आज का स्टैंजा जो है उसको स्टार्ट करते हैं, आपको बताते हैं इस स्टैंजा में जो पोइट हैं स्टीफन स्पेंडर वो क्या कह रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है, श्योरली शेक्सपियर इज विकेड। अब यहाँ पर देखिए श्योरली का मतलब क्या होता है, निश्चित। शेक्सपियर यहाँ पर जो है नेम है, इज
विकेट। विकेट का मतलब क्या होता है? दुष्ट होता है। यहाँ पर जो पोइट है वो ये क्यों कह रहे हैं कि शेक्सपियर दुष्ट है? क्योंकि यहाँ पर ये जो स्टैंजा है वो आप अगर बुक में देखेंगे तो तीसरे नंबर पे ये स्टैंजा है। सेकंड स्टैंजा हमने आपको इसलिए नहीं कराया, वो इम्पॉर्टेंट नहीं था। अगर हम आपको सारी चीज़ें कराएंगे तो वीडियोस को ज़्यादा हो जाएंगी और समय भी उतना नहीं है आपके पास। तो जितना इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं केवल हम आपको वही करा रहे हैं। ये वाला स्टैंजा इंपॉर्टेंट था इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही हम आपको केवल करा रहे हैं। तो जैसे कि सेकंड स्टैंजा हमने आपको नहीं कराया है तो आपको यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। जैसे सेकंड स्टैंजा में अगर हम आपको समरी बताएं तो सेकंड स्टैंजा में केवल इतना बताया गया है कि जो पोइट हैं, जैसे कि जो उनका जहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं एलिमेंट्री स्कूल में, यानी कि प्राथमिक विद्यालयों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ की जो दीवारें हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, भद्दी हैं। और उनकी दीवारों पर क्या है? एक शेक्सपियर का चित्र जो है, शेक्सपियर की एक फ़ोटो है। कहाँ से? आधी फ़ोटो है, मतलब आधी फ़ोटो का मतलब उनकी गर्दन से लेकर हेड तक की मतलब जो है उनकी फ़ोटो वहाँ पर टंगी हुई है। क्योंकि यहाँ पर शेक्सपियर जो है वो थोड़े रोमांटिक व्यक्ति हैं। रोमांटिक का मतलब जैसे कि जो प्राथमिक स्कूल है वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, प्राथमिक स्कूलों में छोटे बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए शेक्सपियर को यहाँ पर दुष्ट बताया गया है। क्योंकि यहाँ पर वो रोमांटिक है तो बच्चों पे उनका असर क्या पड़ेगा? जो प्रभाव है वो बुरा पड़ेगा छोटे बच्चों पर। क्योंकि शेक्सपियर की आपने स्टोरियाँ जो है वो पढ़ी होंगी तो शेक्सपियर कैसे थे? रोमांटिक आदमी थे, इसलिए छोटे बच्चों पर उनका गलत प्रभाव पड़ेगा। इसलिए जो पोइट हैं उन्होंने यहाँ पर बच्चों के लिए शेक्सपियर को दुष्ट बताया है। तो आशा करते हैं ये वाली लाइन तो आपको समझ में आ गई होगी कि निश्चय ही जो उनकी दीवार पर, जो एलिमेंट्री स्कूल है उसकी दीवार पर जो शेक्सपियर का चित्र चिपका हुआ है वो कैसा है? दुष्ट है। अब आगे देखिए, द मैप अ बैड एग्जाम्पल। यहाँ पर देखिए जो हमारा संसार का मानचित्र है वो एक गंदा उदाहरण है उन बच्चों के लिए। क्योंकि देखिए यहाँ पर गंदा उदाहरण क्यों है वो आपको आगे पता चलेगा कि यहाँ पर पोइट क्यों कह रहे हैं कि जो संसार का जो हमारा मानचित्र है, मैप है, वो एक बैड एग्जाम्पल है। क्यों है? आगे देखते हैं। विद शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील for leaves that silly turn in their cramped holes from fog to endless night। तो यहाँ पर देखिए विद शीप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग। देखिए टेम्पटिंग का मतलब क्या होता है? लुभाने वाला, कोई चीज़ अपनी ओर आकर्षित करती है तो उसको बोलते हैं हम टेम्पटिंग। स्टील का मतलब क्या होता है? चुराना। तो जो मानचित्र में शीप्स यानी कि जहाज, सूर्य और जो लव है यानी प्रेम जो है उन चीज़ों को चुराने के लिए लालच देने वाला है उन बच्चों। देखिए सिली का मतलब होता है गुप्त रूप से, मतलब चुपके से। और क्रैम्पिड होल्स, क्रैम्पिड का मतलब क्या होता है? चौड़ी कह सकते हैं आप, सकरी कह सकते हैं। इसका अगर आप सिनोनिम बताएं तो क्रैम्पिड का नैरो होता है। नैरो को क्या बोलते हैं? हम सकरी बोलते हैं या तंग बोलते हैं। होल्स का मतलब झोपड़ियाँ। जो यहाँ पर छोटी और तंग झोपड़ियाँ हैं उनके बारे में बात करी गई है, इसलिए लिख दिया गया है क्रैम्पिड होल्स। तो यहाँ पर अगर हम आपको इसकी हिंदी बताएं कि फॉर लीव्स, लीव्स का मतलब होता है रहना, दैट सिली टर्न इन देयर क्रैम्पेड होल्स फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट। यहाँ पर जो लिखा है फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, इसका मतलब होता है शाम के अंधेरे से लेकर बहुत लंबी रात के बीतने तक। यहाँ से फॉर से लेकर और नाइट तक अगर इसकी हिंदी बताएं तो ये कहेंगे कि शाम के अंधेरे से लेकर बहुत लंबी रात के बीत जाने तक जो बच्चे हैं वो कहाँ पर रहते हैं? छोटी झोपड़ियों में ही रहते हैं। क्रैम्पिड होल्स का मतलब छोटी या तंग झोपड़ियाँ, उन्हीं में रहते हैं। चाहे वो रात का अंधेरा हो या सुबह हो, कोई भी टाइम हो, वो जो बच्चे हैं स्लम चिल्ड्रंस हैं वो कहाँ रहते हैं? क्रैम्पिड होल्स यानी कि छोटी और तंग झोपड़ियों में रहते हैं। अब आगे देखिए, ऑन देयर स्लैग हीप। अब देखिए यहाँ पर स्लैग का मतलब होता है कूड़ा करकट और हीप का मतलब होता है ढेर। यहाँ पर जो बच्चे हैं तो वो उनकी क्या क्या कह दिया गया है? पोइट ने कहा है कि जो बच्चे हैं वो कूड़े के ढेर पर खड़े रहते हैं। दीज चिल्ड्रन वियर स्किन पीप्ड थ्रो बाय बोन्स एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील। यहाँ पर जो बच्चे हैं यानी दीज चिल्ड्रन, चिल्ड्रन का मतलब क्या होता है? बच्चे,
बच्चों के जो शरीर है वो देखिए, यहाँ पर जो बच्चे रह रहे हैं उनको खाने को तो अच्छा मिलता नहीं है। जब खाने को उनको अच्छा नहीं मिलता है तो उनकी जो पोषण है उनका वो अच्छी तरीके से नहीं हो पा रहा है, उनका विकास अच्छी तरीके से नहीं हो पा रहा है। जब उनको अच्छा खाना नहीं मिलेगा तो उनका शरीर कैसा है, विकसित नहीं हो पाएगा, अविकसित है। तो जो यहाँ पर पोइट ने ये कह दिया है कि उनकी जो बोन्स है, बोन्स माने क्या होता है, हड्डियां हैं, हड्डियां क्या है, वो त्वचा से बाहर निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। आपने देखा होगा जो इंसान बहुत ज़्यादा पतला होता है, बिल्कुल काटा होता है, उसकी हड्डियां जैसे लगता है कि शरीर से बाहर निकल आएंगी। तो वही यहाँ पर पोइट ने कह दिया है, जो बच्चे हैं उनकी जो हड्डियां हैं वो शरीर से बाहर निकलती हुई दिखाई प्रतीत हो रही हैं। फिर आगे लिख दिया है स्पेक्टिकल ऑफ स्टील विद मैंडेट ग्लास। ग्लास का मतलब क्या होता है, लेंस। मैंडेट का मतलब वो होता है टूटे हुए कह सकते हैं या डैमेज कह सकते हैं। स्टील का मतलब स्टील ही होता है। स्पेक्टिकल यानी कि फ्रेम। जो उनके चश्मे हैं, उन बच्चों के जो चश्मे हैं उनका फ्रेम कैसा है, स्टील का है। और जो उनका ग्लास है यानी कि जो उनका लेंस है वो टूटे हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर कैसी हालत होगी बच्चों की। स्टील का फ्रेम है उनके चश्मों का और उनके लेंस भी कैसे हुए हैं, टूटे हुए हैं, टूटे हुए हैं। तो आगे देखिए इनकी किससे तुलना कर दी गई है, लाइक बॉटल बाइट्स ऑन स्टोन्स। स्टोन्स का मतलब होता है पत्थर और बाइट्स का मतलब होता है टुकड़े। तो यहाँ पर पोइट ने ये कह दिया है, जैसे यहाँ पर स्टील का फ्रेम है और जो उनका लेंस है वो टूटा हुआ है, तो पोइट ने आगे कह दिया है कि वे पत्थर पर पड़े कांच के टुकड़े के समान दिखाई दे रहे हैं। जो बच्चे हैं वो किसकी तरह, लाइक का मतलब की तरह, कैसे दिखाई पड़ रहे हैं, जैसे कि पत्थर पर अगर कांच का टुकड़ा जिस प्रकार पड़ा होता है उसके समान दिखाई दे रहा है। अब आगे देखिए, ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम। अब यहाँ पर जो पोइट है वो क्या कह रहे हैं, ऑल ऑफ देयर टाइम यानी उनका जो सारा समय है, एंड स्पेस, इसके स्पेस का मतलब क्या होता है, स्थान, ठीक है। तो यानी उनका सारा समय और स्थान कहाँ बीत रहा है, फॉगी स्लम। स्लम का मतलब आप कह सकते हैं गंदी बस्तियां या झुग्गी झोपड़ियां। फॉगी का मतलब होता है अंधेरा। तो यहाँ पर पोइट ये कह रहे हैं उनका सारा समय और स्थान अंधेरी झुग्गी झोपड़ियां हैं, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पर लास्ट लाइन में पोइट ने क्या कहा है, सो ब्लॉट देयर मैप्स विथ स्लम एज बिग एज डोम। यहाँ पर डोम का मतलब होता है नर्क। डोम का मतलब क्या होता है, नर्क। यहाँ पर अगर हम इसका सिनोनिम बताएं तो नर्क को क्या कहते हैं, हेल कहते हैं, ठीक है। तो डोम यानी क्या होगा, नर्क। तो यहाँ पर सो का मतलब क्या होता है, इसलिए। तो पोइट जो है वो ये कह रहे हैं कि इसलिए उनके मानचित्र यानी कि मैप, उनके मानचित्र से उनकी जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, जो गंदी बस्तियाँ हैं, उनको मिटा दो, जो नर्क के समान बहुत बड़ी हैं, नर्क के समान बहुत बड़ी हैं। तो इस लाइन में देखिए पोइट ने साफ साफ ये कह दिया है कि इसलिए जो भी आपने ऊपर भी बातें पढ़ी, इसलिए जो उनके मैप हैं, जो उन बच्चों के मैप हैं, उनके मैप से इस स्लम को मिटा दीजिए जो नर्क के समान बहुत बड़ा है। पूरे स्टैंजा हमने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया है विद हिंदी एक्सप्लेनेशन। यहाँ पर हमने आपको पूरी यहाँ से लेकर देखिए स्लम श्योरली से लेकर पूरा हमने आपको यहाँ तक एज डोम तक पूरी हिंदी आपको बता दी है। तो आशा करते हैं पूरे स्टैंजा की आपको हिंदी समझ में आई होगी। अब आपको हम इसके कुछ क्वेश्चंस बता देते हैं। यहाँ पर देखिए आपके एग्जाम में, यूपी बोर्ड के एग्जाम में जो पोइट्री का पैटर्न जो पोइट्री का होता है टर्म, उसमें 10 नंबर का आता है पोइट्री से। तो 10 नंबर का आता है, उसमें देखिए 6 नंबर का तो आपका आ जाएगा स्टैंजा, प्लस 4 नंबर का आपका आएगा सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया में आपको और करके फिगर ऑफ स्पीच भी दे दी गई होगी। फिगर ऑफ स्पीच और सेंट्रल आइडिया में से आपको कोई एक चीज़ करनी होगी। चूँकि आप यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच में कंफ्यूज हो सकते हैं, यहाँ पर जैसे आपको दे दिया जाएगा कि यहाँ पर बताइए इस सेंटेंस में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, तो जो बच्चे अच्छी तरीके से नहीं पढ़ कर गए होंगे उनको वहाँ पर कन्फ्यूज़न होगी। तो आप क्या करें, सेंट्रल आइडिया तो तैयार करके ही जाएं, क्योंकि यहाँ पर हमारे सिलेबस में 5 पोएम है। 5 में से आप अगर 3 पोएम भी अच्छी तरीके से तैयार करके जाते हैं तो उसमें से आपकी सेंट्रल आइडिया में फंस जाएंगी, ठीक है। तो देखिए सेंट्रल आइडिया तो ऑप्शन में आता है, 2 आते हैं, 2 में से एक ही करना होता है। तो आप क्या करें, 3 सेंट्रल आइडिया तैयार कर ही जाएं। और जो अच्छे बच्चे हैं वो तो सारा ही तैयार करके जाएं, ठीक है। तो आपकी देखिए 4 नंबर तो पक्के हो जाएंगे सेंट्रल आइडिया के, प्लस यहाँ पर देखिए 6 नंबर का स्टैंजा आता है जिसमें कितने क्वेश्चन आते हैं, 3 क्वेश्चन आते हैं।
छः नंबर का स्टैंजा आता है, 3 क्वेश्चन आते हैं, यानी प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो कितने नंबर का होता है, 2 नंबर का होता है। तो देखिए अगर आपको स्टैंजा की हिंदी पता होगी तो आप ये 3 क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आसान तरीके से कर लेंगे। इसीलिए हम आपको सारे स्टैंजा की हिंदी तो हिंदी एक एक वर्ड की आपको हिंदी बता रहे हैं। जो बच्चे इतनी हिंदी नहीं पढ़ पाते हैं, इंग्लिश में दिक्कत होती है उनको, तो वो शब्दों के ऊपर, जैसे कि हमने बोन्स का मतलब आपको बताया हड्डियां होता है, आपने नीचे लिख लिया कि इसका मतलब क्या होता है, हड्डियां होता है। तो ऐसा कर अगर आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे इस चीज़ की तो आपको देखिए मीनिंग्स भी याद हो जाएंगी, प्लस आपको जो स्टैंजा है उसकी हिंदी भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। तो आशा करते हैं ये सारा पैटर्न तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आपको इसके कुछ क्वेश्चंस बता देते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि वाई इज द मैप अ बैड एग्जाम्पल फॉर द चिल्ड्रन। यहाँ पर देखिए पूरा ऊपर स्टैंजा आपको हिंदी बता चुके हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में ये पूछा है कि बच्चों के लिए ये जो हमारा मानचित्र है भारत संसार का, वो एक गंदा उदाहरण क्यों है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ है, वाई से जब भी क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं तो उसके आंसर में बिकॉज होता है। क्या होता है? बिकॉज होता है। बिकॉज का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पर बिकॉज का मतलब क्या होता है, क्योंकि। जैसे अगर आपसे कोई क्यों पूछेगा, क्यों का कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आप उसका आंसर किस में देंगे, क्योंकि में देंगे। तो आपको जहां पर भी वाई में आंसर मिले तो वहां पर आपको आंसर में बिकॉज का यूज करना है। तो जैसे कि यहाँ पर पूछा गया है कि बच्चों के लिए संसार का जो हमारा मानचित्र है वो एक गंदा उदाहरण क्यों है। तो यहाँ पर देखिए लिख दिया है हमने आंसर में कि द मैप इज बैड एग्जाम्पल बिकॉज इट डजंट शो द चिल्ड्रन स्लम एंड नैरो लैंड्स। नैरो का मतलब क्या होता है, सकरी, या कह सकते हैं तंग। लेंस का मतलब क्या होता है, गलियां। स्लम का मतलब क्या होता है, गंदी बस्तियां या यहाँ पर झुकी झोपड़ियां। तो यहाँ पर गंदा उदाहरण क्यों है उन बच्चों के लिए संसार का मानचित्र, क्योंकि शो का मतलब होता है दिखाना। तो इसलिए गंदा उदाहरण है क्योंकि उन बच्चों की जो स्लम्स हैं, जो गंदी बस्तियां हैं और छोटी छोटी गलियां हैं, वो मैप में नहीं दिखाई जाती हैं। आपने संसार का मानचित्र देखा होगा, उसमें जो है नदियां दिखाई जाती हैं, महासागर दिखाए जाते हैं, और आपको ये सिटियों के नेम जो हमारे भारत के देश है वो दिखाए जाते हैं, और जो मतलब जिन संसार में जितने भी देश हैं वो सारे दिखाए जाते हैं। लेकिन आपने कभी भी हमारे संसार के मानचित्र में कोई भी गली या स्लम नहीं देखा होगा। तो इसीलिए पोइट ने यहाँ पर मैप को एक गंदा उदाहरण बता दिया है बच्चों के लिए। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, हाउ डू चिल्ड्रन लिव इन देयर होल्स। होल्स का मतलब क्या होता है, जो झोपड़ियां। यहाँ पर होल्स का मतलब यहाँ पर झोपड़ियों से है। तो जो बच्चे हैं वो झोपड़ियों में किस प्रकार रहते हैं। लिव का मतलब होता है रहना, हाउ का मतलब कैसे। जो बच्चे हैं वो किस प्रकार अपने होल्स में रहते हैं, तो यहाँ लिख दिया है दे लिव लाइक रैट्स इन दीज क्रैम्पेड होल्स। अब देखिए क्रैम्पेड होल्स आया है। क्रैम्पेड होल्स का मतलब अभी हमने आपको स्टैंजा में भी बताया था। क्रैम्पेड का मतलब इसका सिनोनिम अभी बताया था आपको, नैरो यानी कि तंग, और होल्स का मतलब झोपड़ियाँ, यानी यहाँ पर इसका मतलब क्या हो जाएगा, तंग या सकरी झोपड़ियाँ कह सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चे होल्स में अपने कैसे रहते हैं, लाइक रैट्स, चूहों के समान। जैसे कि चूहे होते हैं वो अपने बिल में छुप जाते हैं। होल्स का मतलब आप यहाँ पर बिल से भी समझ सकते हैं। जो चूहों के बिल होते हैं वो चूहे क्या करते हैं, अपने बिल में घुस जाते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर जो बच्चे हैं वो अपने बिलों में घुसे रहते हैं, बिलों में ही रहते हैं। अब यहाँ पर देखिए लास्ट और थर्ड हमारा क्वेश्चन है, वेयर डू दीज पीपल लिव। यहाँ पर क्या कह रहे हैं पोइट कि पीपल कहाँ रहते हैं। तो देखिए दीज पीपल लिव इन वेरी स्मॉल हाउसेस। कहाँ रह रहे हैं, बहुत छोटे से घर में रह रहे हैं। तो देखिए हमने आपको तीनों क्वेश्चंस और स्टैंजा आपको अच्छी तरीके से समझा दिया है। आशा करते हैं पूरा चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। फिर मिलते हैं एक ऐसी क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।